अब आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर है, आजम खान को लेकर पुलिस का यू टर्न। रामपुर पुलिस ने कहा फरार नहीं है आजम खान। ये बड़ी खबर है, आजम को लेकर पुलिस का यू टर्न दिखाई दे रहा है। गंगाराम अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस की तरफ से अब ये जानकारी दी गई है, दोबारा भेजी गई आजम को सुरक्षा। पहले आजम खान के फरार होने की बात कही गई थी। हालांकि उनकी पत्नी बार बार बयान देकर ये कहती रही कि वे दिल्ली में अस्पताल में इलाज करा रहे हैं, वे फरार नहीं हैं। और अब पुलिस की तरफ से इस पर यू टर्न देखने को मिला है। ये बड़ी खबर, रामपुर पुलिस ने कहा कि आजम खान फरार नहीं है और गंगाराम अस्पताल में इलाज चल रहा है आजम खान का। ये रामपुर पुलिस ने कहा है। ये बड़ी बात, दोबारा भेजी गई आजम को सुरक्षा। ये भी कहा गया पुलिस की तरफ से। पहले आजम खान के फरार होने की बातें लगातार चल रही थी। परिवार की तरफ से कहा जा रहा था कि गंगाराम अस्पताल में इलाज चल रहा है। जो बात पुलिस कह रही है वो पहले से आजम खान का परिवार भी कह रहा था। ये बड़ी खबर, रामपुर पुलिस ने इस पूरे मामले में यू टर्न ले लिया है। फिलहाल फातिमा साहब के बयान पे मैं यकीन करता हूँ कि वो बीमार हैं। मैं दुआ करूँगा जल्दी स्वस्थ हों। बीमार कोई भी हो सकता है, इसमें कोई बुराई नहीं है। वैसे भी उनकी एज हो गई है, तो मैं चाहूँगा कि जल्दी स्वस्थ हों और कोर्ट प्रोसीडिंग में अपना सहयोग करें। एक निर्णय है जो माननीय न्यायालय निर्णय देना चाहे वो निर्णय दे। तो गनर वाली बात मैंने फिर से गनर को भेज दिया है। दरअसल आजम खान की सुरक्षा वापस लेने की खबरें और अब्दुल्ला आजम के लापता होने की खबरों के बीच आजम खान की पत्नी तजीन फातिमा ने बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि आजम और अब्दुल्ला आजम फरार नहीं है। देखिए, ये झूठा और गलत प्रचार है आजम साहब के खिलाफ। उन्होंने ना ही अपनी सिक्योरिटी वापस की है और ना ही वो फरार हैं। जैसा कि कुछ ओछी मानसिकता के लोग और जिनके आबाओ अजदाद सदियों से यहाँ की आवाम का खून चूसते आ रहे हैं, उन्होंने आजम साहब के बारे में गलत अफवाहें उड़ाना शुरू की हैं कि वो फरार हैं। ना ही वो फरार हैं, वो गंभीर रूप से बीमार हैं और सर गंगाराम अस्पताल में उनका लगातार इलाज चल रहा है। यूपी सरकार ने सूबे के गरीबों को बड़ी सौगात दी है। केंद्र सरकार ने फ्री राशन योजना को जैसे ही आगे बढ़ाया, योगी सरकार ने भी फौरन ही दिसंबर तक योजना को बढ़ाने का ऐलान कर दिया। बिल्कुल, और कोरोना काल में शुरू हुई इस योजना को सरकार कई बार पहले बढ़ा चुकी है, जिससे राज्य के गरीबों को बड़ी राहत मिलेगी। राशन कार्ड धारकों की लगी लॉटरी। 80 करोड़ लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी। 2 जून की रोटी फ्री फ्री फ्री। अगर आपके पास राशन कार्ड है और आप प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत फ्री राशन ले रहे हैं तो यह खबर आपके काम की है। राशन कार्ड धारकों के लिए मोदी सरकार की तरफ से एक बार फिर बड़ी खुशखबरी आई। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को 3 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। अब इस योजना के तहत राशन कार्ड धारकों को सरकार की तरफ से दिसंबर तक फ्री राशन का फायदा मिलता रहेगा। मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को अगले 3 महीने के लिए मंजूरी दी है। उसके विस्तार के लिए मंजूरी दी है। 80 करोड़ से ज़्यादा लोगों को इसका लाभ मिलता है और इसमें अगले 3 महीने में लगभग 122 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न देश भर के 80 करोड़ से ज़्यादा गरीबों को मिलेगा, जिस पर लगभग 44,762 करोड़ रुपया खर्च आएगा। केंद्र सरकार की तरफ से योजना को कोविड काल में लागू किया गया था। ये योजना 2020 में राशन कार्ड धारकों के लिए शुरू की गई थी, जिसके बाद योजना को 6 महीने के लिए बढ़ाकर सितंबर तक कर दिया गया था। अब सरकार ने एक बार फिर इसे 3 महीने के लिए बढ़ाकर दिसंबर 2022 तक के लिए कर दिया है। फ्री राशन योजना को आगे बढ़ाने से सीधे तौर पर 80 करोड़ लोगों को फायदा होगा। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना दुनिया की सबसे बड़ी अन्न योजना है और इस योजना पर अब तक 3,40,000 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। इस योजना के तहत देश के सभी गरीब राशन कार्ड धारक परिवारों को 5 किलो राशन प्रति व्यक्ति मुहैया कराया जाता है, जिसमें दाल, तेल और नमक जैसी चीजें शामिल हैं। यूपी विधानसभा चुनाव के दौरान लोगों ने सरकार की योजना की जमकर तारीफ की थी और चुनाव में भाजपा को इसका फायदा भी मिला था। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।
यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में लता मंगेशकर चौक का लोकार्पण किया। अब से रामनगरी का नया घाट बंधा चौराहा अब लता मंगेशकर चौराहे के नाम से जाना जाएगा। सरयू नदी के तट पर नया घाट क्षेत्र को 7.9 करोड़ रुपए की अनुमानित बजट राशि से बनाया गया है। रामनगरी का नया घाट बंधा चौराहा अब लता मंगेशकर चौराहे के नाम से जाना जाएगा। सीएम योगी ने इस चौक का लोकार्पण किया। इस मौके पर लता मंगेशकर के परिजन भी मौजूद रहे। आपने देखा होगा कि लता दीदी की मूर्ति नहीं, लेकिन जिस वीणा का उन्होंने जीवन पर्यंत साधना की, उस वीणा के माध्यम से लता दीदी को श्रद्धांजलि देने का कार्य हुआ है। 92 वर्षों के जीवन उन्होंने जिया था। चौक में 92 कमल उनके 92 वर्षों के जीवन की यात्रा को प्रतिध्वनित करते हैं। सीएम योगी ने लता मंगेशकर चौराहे का उद्घाटन करने के बाद बड़ा ऐलान भी किया, यानी अब अयोध्या के चौराहों का नाम साधु संतों और राम जन्मभूमि आंदोलन से जुड़े लोगों के नाम पर होगा। 7 स्तंभ हैं, संगीत के 7 स्वरों का प्रतिनिधित्व करते हुए निरंतर भगवान राम के भजन लता दीदी के श्रीमुख से वहां पर भजन निरंतर लोगों को सुनते हुए दिखाई देंगे। अयोध्या वालों को लता मंगेशकर चौक का तोहफा मिलने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो संदेश देकर अयोध्या वासियों को बधाई दी। साधना लता जी ने की, वरदान हम सबको मिला। अयोध्या में लता मंगेशकर चौक पर स्थापित की गई मां सरस्वती की ये विशाल वीणा संगीत की उस साधना का प्रतीक बनेगी। लता मंगेशकर ने पूरा जीवन भगवान राम की भक्ति को समर्पित किया। ऐसे में उनकी याद में इस चौराहे को उनका नाम दिया गया है। लता मंगेशकर चौक की खासियत यह है कि 7 करोड़ 90 लाख रुपए की लागत से तैयार हुआ है। लता के जीवन और व्यक्तित्व को भी ये चौक दर्शाता है। मां शारदा की वीणा लता मंगेशकर चौक की पहचान होगी। वीणा की लंबाई 10.8 मीटर और ऊंचाई 12 मीटर है। 14 टन वजनी वीणा को 70 कलाकारों ने बनाया है। कांसे और स्टील से 1 महीने में ये वीणा तैयार हुई। गुजरात में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को बनाने वाले मूर्तिकार राम सुतार ने वीणा बनाई है। खास बात यह है कि स्मृति चौक पर लता मंगेशकर के भजन गूंजते रहेंगे। लता मंगेशकर चौक पर्यटकों और संगीत प्रेमियों के लिए आकर्षण का केंद्र होगा। यहाँ अत्याधुनिक तरीके का साउंड सिस्टम लगाया गया है, जहाँ लता मंगेशकर द्वारा गाए गए राम धुन 24 घंटे श्रद्धालुओं को अमर सुरीली आवाजों में सुनाई देगी। एबीपी गंगा के लिए अयोध्या से ऋषि गुप्ता की रिपोर्ट। लखनऊ में समाजवादी पार्टी का अधिवेशन शुरू हो गया है। पहले दिन सपा ने यूपी के लिए पार्टी का नया अध्यक्ष चुना। तो वहीं अखिलेश यादव ने कार्यकर्ताओं को एक बड़ा संदेश भी दिया। यही नहीं, उन्होंने अधिवेशन से जीत की हुंकार भी भरी। नवाबों की नगरी में शक्ति प्रदर्शन। अखिलेश की अगुवाई में बड़ा अधिवेशन। अधिवेशन से 2024 का बड़ा संदेश। रणनीति से सत्ता में आएंगे अखिलेश। 2024 में जीत वाली ललकार। सपा प्रमुख का भाजपा पर प्रहार। लाल जुटान को विजय संदेश। साइकिल प्लान से मिलेगा जनादेश।
अधिवेशन से अखिलेश ने ये साफ कर दिया है कि 2024 की लड़ाई में सूबे में सपा और भाजपा के बीच ही लड़ाई लड़ी जाएगी। ऐसे में उन्होंने कार्यकर्ताओं को संदेश दिया कि जीत दूर नहीं है। ये तस्वीर है 2024 की तैयारी में जुटे अखिलेश की सपा के अधिवेशन की, जहां एक मंच पर अखिलेश समेत पार्टी के दिग्गज नेताओं की मौजूदगी रही। अधिवेशन में न सिर्फ नरेश उत्तम पटेल को फिर से सपा का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, बल्कि राजनीतिक और आर्थिक प्रस्ताव पर चर्चा भी की गई, जिसके बाद अखिलेश ने सम्मेलन को संबोधित किया और कार्यकर्ताओं में जोश भरने की कोशिश की। जिस समय पिछला लोकसभा चुनाव था 2019 का, उस समय भी समाजवादियों ने कोशिश की थी और वो ऐतिहासिक फैसला लिया था जो ये देश के तमाम करोड़ों लोग सपना देख रहे थे कि बहुजन की ताकतें एक साथ एक मंच पर खड़ी हो जाएं। लेकिन 2019 में समाजवादियों ने, और मैं जानता हूं कि हमें कोई भी त्याग करना पड़ा था, हमने त्याग कर करके उस समझौते को करने का काम किया था। अखिलेश ने न सिर्फ समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया, बल्कि ये भी दावा किया कि भाजपा को सिर्फ सपा ही हरा सकती है। और हम लोगों ने मिलकर के 22 का चुनाव लड़ा था। जो हमारी विचारधारा से मिलते जुलते लोग थे, जो उस समय संघर्ष कर रहे थे बीजेपी को हटाने के लिए, उन सबको साथ ला करके हम लोगों ने एक मंच पर एक गठबंधन तैयार किया। और मुझे खुशी है इस बात की कि 2022 में अभी तक का सबसे ज्यादा वोट प्रतिशत अगर किसी दल को मिला था, और हमारी समाजवादी पार्टी को सबसे ज्यादा वोट के प्रतिशत में हम लोग हासिल किए थे। अखिलेश के भाजपा पर प्रहार यही नहीं रुके। उन्होंने ऐलान किया कि समाज को बांटने वाली ताकतों को सत्ता से बाहर करेंगे। और ये सड़क कैसे आगरा लखनऊ से बेहतर बने, इसलिए पूर्वांचल को भी जोड़ने के लिए और सीधा दिल्ली से जोड़ने के लिए वो सड़क बनाई थी। समाजवादियों ने अगर डिजाइन न की होती सड़क के ऊपर हवाई जहाज उतरने का फैसला न लिया होता, तो हमारे देश के प्रधानमंत्री भी उस सड़क पर हरक्यूलिस विमान से नहीं उतर पाते। अगर किसी की देन है, समाजवादियों की देन है, जिसकी वजह से वैसी सड़क बनी और देश के प्रधानमंत्री हरक्यूलिस हवाई जहाज से उतर पाए। एक तरफ अखिलेश ने केंद्र की मोदी और राज्य की योगी सरकार पर हमला बोला, तो सपा सरकार के दौरान किए गए कामों का भी जिक्र किया। समाजवादियों को जब जब सरकार बनाने का मौका मिला है, जब नेताजी मुख्यमंत्री बने, नेताजी कई बार मौका उन्हें दिया जनता ने, हम लोगों ने जनता के लिए काम किए। जनता की खुशहाली कैसे हो, हमारा किसान कैसे खुशहाल हो, हमारे किसान की पैदावार कैसे बढ़े, किसान की आय कैसे बढ़े, किसान को कैसे सुविधा दिया जाए। हमारे बहुत सारे समाजवादी यहाँ पुराने नेता होंगे जिन्होंने देखा होगा कि जब नेताजी सरकार में आए थे तो उन्होंने किसानों का सबसे पहले 10,000 का कर्जा माफ कर दिया। सपा के राज्य स्तरीय सम्मेलन में अखिलेश ने यहाँ तक कह दिया कि मौजूद सरकार दूसरी सरकार में हुए कामों का सिर्फ फीता काट रही है। ये प्रदेश है जो न केवल उत्तर प्रदेश की राजनीति को बदलेगा, बल्कि समय आने वाले देश की राजनीति को भी बदलने का काम इसी प्रदेश की जनता करेगी। और जब देश की राजनीति बदले तो हम समाजवादियों की भूमिका अलग से दिखाई दे। दरअसल कुछ ही दिनों में निकाय चुनाव भी होने वाले हैं, जिन्हें लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल माना जा रहा है। सपा प्रमुख भी ये अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर 2024 की बाजी को जीतना है तो फिर रणनीति अभी से ही तय करनी जरूरी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। देखिए, एक तरफ अखिलेश ने अपने कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया, तो वहीं शिवपाल सपा के अधिवेशन पर सवाल पूछने पर भड़क गए। यही नहीं, जब समाजवादी पार्टी के अधिवेशन को लेकर भाजपा से सवाल पूछा गया तो उन्होंने एक तरफ सपा पर हमला बोला तो अखिलेश यादव को भी घेरा।
अखिलेश की अधिवेशन में ललकार, शिवपाल यादव की पलटवार वाली दहाड़, भाजपा का सपा पर बड़ा प्रहार। सपा का अधिवेशन तो लखनऊ में हो रहा है, लेकिन सियासी पारा पूरे सूबे का हाई है। ऐसे में जब समाजवादी पार्टी के अधिवेशन को लेकर प्रसपा अध्यक्ष और अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल यादव से सवाल पूछा गया तो वो भी भड़क गए और बड़ी नसीहत दे डाली। चाचा जी, आज समाजवादी पार्टी का अधिवेशन चल रहा है। चलिए उस पर मत पूछिए, चलो उस पर क्यों पूछते, हमारे राजा बहुत कम पूछे। वहीं समाजवादी पार्टी के फाउंडर मेंबर रहे चौधरी सुखराम यादव भी सपा के अधिवेशन को लेकर अखिलेश पर बरसे। उन्होंने कभी नहीं हराया, जब भी हराया माननीय मुलायम सिंह ने हराया। उन्होंने 4 चुनाव लड़े अखिलेश जी के नेतृत्व में, माननीय नेताजी के बाद 2 MLA के, 2 MP के, और चारों चुनाव में अखिलेश जी ने पार्टी को हराया। एक बाई इलेक्शन अखिलेश जी जीते, एक बाई इलेक्शन अखिलेश जी ने हराया। इस प्रकार मैं कह सकता हूं बाई इलेक्शन के हिसाब बराबर बराबर। अखिलेश यादव पर शिवपाल यादव तो बरसे ही, भाजपा नेताओं ने भी अधिवेशन के बहाने अखिलेश पर करारा प्रहार किया। द्वारा छोड़ी गई आजमगढ़ हार गए हैं, आजम खान जी अपनी छोड़ी हुई रामपुर को हार गए हैं। उनके परिवार में फिरोजाबाद में अक्षय यादव हार चुके हैं, डिम्पल यादव कन्नौज से हार चुके हैं, धर्मेंद्र यादव बदायूं से हार चुके हैं। तो उस गठबंधन के बावजूद उनके घर के 3 लोग चुनाव हारे। घिसी पिटी बातें, घिसी पिटा उनका रुझान और घिसी पिटी बातें सब पब्लिक जान रही है। मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी के प्रति उत्तर प्रदेश नहीं पूरे देश की जनता ने मन बना लिया है। देश की विश्वास की प्रतीक भारतीय जनता पार्टी बन गई है। वो घर में पहले लड़ लें, फिर हम लोग से लड़ लेंगे। वो पहले अपने घर में लड़ लें। मुझे लगता है कि उनके घर की ही लड़ाई खत्म नहीं होगी, वो हम लोगों से क्या लड़ेंगे। एक तरफ जहां कभी सपा का झंडा बुलंद करने वाले अखिलेश पर हमला बोल रहे हैं, तो बसपा और कांग्रेस ने भी अधिवेशन पर अपनी राय रखी। भाजपा का नेतृत्व है और कांग्रेस के नेतृत्व में उसके साथियों का आना तय है, बिहार से ही शुरू हो गया। 13% जो बसपा की हमारी वोट वो मिल जाए और जिस जाति का कैंडिडेट होएगा अगर उस जाति की वोट मिल जाए तो फैसला बिल्कुल एक तरफा होता चला जाएगा और बेसिकली मेन चुनाव जो है वो बसपा के और भाजपा के बीच होगा। 2024 का चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, सियासी दलों में तकरार बढ़ती जा रही है। सपा और भाजपा के बीच जुबानी जंग पहले से ही चली आ रही है। अब बसपा भी सपा पर हमला बोल रही है, जबकि शिवपाल यादव पहले ही अपने भतीजे के खिलाफ जंग छेड़ चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ABP गंगा। उत्तर प्रदेश में एक अजीबोगरीब मुंडन संस्कार का आयोजन किया गया, जिसकी खबर सुनकर ही आसपास देखने वालों की भीड़ जमा हो गई और ये अनोखा मुंडन पूरे इलाके में चर्चा का विषय बन गया। बिल्कुल, नवरात्र में हुए इस मुंडन को अजीबोगरीब और अनोखा कहने के पीछे खास वजह है। देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट। नवरात्र की वो मनोकामना जिसने हरदोई में नियति बदल दी। एक मन्नत जिसने किस्मत पलट दी। एक मनोरथ जिसने भाग्य का रास्ता बदल दिया। मुंडन की अनोखी मुराद जिसने किसान को कर दिया आबाद। आकांक्षा, अभिलाषा और मनौती, अजब मन्नत की गजब कहानी। परेशानी का अंत तुरंत करा दिया भैंस का बैंड बाजे वाला मुंडन। मुंडन, ये शब्द सुनकर आपके दिमाग से सबसे पहले क्या तस्वीर बनती है? एक छोटा सा बच्चा जिसके सिर के बाल हटाए जाते हैं, पूजा की जाती है, भोज का आयोजन किया जाता है। सनातन धर्म में मनुष्य के पूरे जीवन काल में 16 संस्कार बताए गए हैं, जिनमें से मुंडन संस्कार भी मुख्य संस्कार है। लेकिन आज हम जिस मुंडन संस्कार के बारे में बताने जा रहे हैं वो अब तक का सबसे अलग और सबसे अनोखा मुंडन है। तस्वीरों को देखकर हैरान होने की जरूरत नहीं है। उत्तर प्रदेश के हरदोई में ये सचमुच भैंस का ही मुंडन कराया जा रहा है। भीड़, बैंड बाजा,
नाच गाना, ये सब इस भैंस के बच्चे के मुंडन के लिए किया जा रहा है। गलियों में लाइन लगाकर निकल रही ये भीड़ माता के दर्शन की तरफ बढ़ रही है, जहां भैंस के मुंडन संस्कार का आयोजन किया गया है। दरअसल हरदोई के किसान प्रमोद श्रीवास्तव को अपनी भैंस से बहुत लगाव है। उनकी भैंस के बच्चे जन्म लेने के बाद मर जाते थे, जिससे प्रमोद बहुत परेशान थे। किसान प्रमोद ने माता के दरबार में मन्नत भी मांगी थी कि उनके भैंस का बच्चा अगर जिंदा बच गया तो उस बच्चे का तुरंत मुंडन माता के दरबार में ही कराएंगे, और हुआ भी ऐसा ही। ये आयोजन इसलिए हमने किया है कि 4-5 भैंसी पाले और कोई हमारी पड़िया बची नहीं 4-5 भैंसों की, तो मनौती मानी देवी माँ के मंदिर पर गए तो माँ ने हमारी इच्छा पूरी की। इस वजह से मैंने आयोजन किया। हित प्रेमी व्यवहारी नाते रिश्तेदार खिला पिला लेंगे आराम से, और हमारी पूरी की। भैंस के बच्चे का मुंडन संस्कार ठीक उसी तरह से कराया गया जैसे मुंडन संस्कार किसी इंसान के बच्चे का होता है। विधिवत पूरे रीति रिवाज के साथ भैंस के बच्चे के सिर के बाल उतारे गए, पूजा की गई, गांव वालों को भोज भी कराया, जिसमें करीब 300 लोग शामिल हुए और तकरीबन 1 लाख रुपए का खर्च आया। इस मुंडन की चर्चा आसपास के गांव और शहर तक हो रही। लोग सोशल मीडिया पर भी इस वीडियो को खूब शेयर कर रहे। भारत संस्कारों का देश है। हमारे देश में 16 संस्कार निभाए जाते हैं। मुंडन भी इन्हीं संस्कारों में शामिल है, जिसका अपना महत्व है। अब इसे विश्वास की पराकाष्ठा कही जाए या अंधविश्वास। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। मुजफ्फरनगर के एक अस्पताल से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया। हैरान कर देने वाला इसलिए क्योंकि ऑपरेशन के दौरान पेट से ट्यूमर पथरी निकलने की कई खबरें आपने सुनी होंगी, लेकिन क्या कभी आपने सुना है कि किसी के पेट से स्टील की चम्मच निकली हो? वो भी 1-2 नहीं, पूरे 63 चम्मच। डॉक्टर भी हैरान हैं कि आखिर ये हुआ तो हुआ कैसे। जमीन पर चम्मच ही चम्मच है, खंडित, अटपटे, टूटे हुए चम्मच। आप गिनते जाएंगे, लेकिन ना तो चम्मच खत्म होंगे और ना ही आपकी गिनती। ये सभी चम्मच मुजफ्फरनगर के एक इंसान के पेट से निकाले गए हैं। हैरान हो गए ना? मुजफ्फरनगर के निजी अस्पताल में ऑपरेशन के दौरान डॉक्टर्स ने एक मरीज के पेट से एक नहीं बल्कि एक के बाद एक 63 स्टील के चम्मच निकाले। दावा किया जा रहा है कि ये चम्मच मरीज खुद खा गया था। उसके पेट से निकली चम्मच उसके परिजनों के पास ही है। हमने उससे पूछा जब ऑपरेशन से पहले कि आपने ये खाई हैं? बोले हाँ जी मैंने खाई हैं, लेकिन मुझे ज़बरदस्ती खिलाई गई हैं। ये तो सभी पेशेंट कह देते हैं, लेकिन मैंने उससे कहा कि खा के दिखाओ, तो उसने अपना एक चम्मच तोड़ के और खा के दिखा दी मुझे। फिलहाल मरीज की हालत गंभीर बताई जा रही है और आईसीयू में भर्ती है, लेकिन सवाल है कि एक साथ 63 चम्मच किसी इंसान के पेट में कैसे आए। थाना मंसूरपुर क्षेत्र के गांव बुपाड़ा निवासी विजय नशे का आदी है, जिसके चलते विजय के परिजनों ने उसे नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती करवाया था, जहां उसकी तबीयत बिगड़ने लगी, जिसके बाद उसके परिजनों ने उसे मुजफ्फरनगर के एक निजी हॉस्पिटल में भर्ती करवाया था। वहां उसका ऑपरेशन हुआ और इस दौरान उसके पेट से 63 स्टील के चम्मच निकले, जिसके बाद अगला हिस्सा गायब था। हमारे मामा जी को नशा मुक्ति केंद्र में एडमिट किया था। उन्होंने वहाँ उन्हें चम्मच खिलाई और चम्मच खाने के बाद उन्हें दिक्कतें हुई। उसके बाद हमने यहाँ उनका ऑपरेशन कराया है। 63 चम्मच थी एरियो चम्मच। इस दौरान उसके पेट से 63 स्टील की चम्मच निकली, जिसका अगला हिस्सा गायब था। एक साथ इतने चम्मच देखकर मेडिकल स्टाफ के भी होश उड़ गए, क्योंकि ऐसा उन्होंने भी पहली बार देखा था। तो क्या ये चम्मच शरीर को नुकसान नहीं पहुंचा रहे थे? पेट में ये चम्मच किसी भी इंसान को गंभीर नुकसान पहुंचा सकते हैं। एक चम्मच उसके लैट्रिन के रास्ते से भी निकली कुछ दिनों पहले। वो जो बताता है, वो हमने तो नहीं देखा, लेकिन जो बताता है पेशेंट पूरी। नशा मुक्ति केंद्र में रखे गए विजय के परिजनों का आरोप है कि नशा मुक्ति केंद्र के स्टाफ ने उसे चम्मच खिलाई, वो भी जबरन।
जिसके बाद वो लगातार पेट दर्द की शिकायत करता रहा, लेकिन पीड़ित ने अभी तक इस पूरे ही मामले की शिकायत नहीं की है। इसलिए पेट में इतनी संख्या में चम्मच का मिलना एक रहस्य बना हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।